लेकिन सवाल यही है, हमारा जो तैयारी है बिल्कुल मजबूत तैयारी होना चाहिए। जी, लेकिन हम इसी सवाल को फिर से दोहरा रहे हैं। तैयारी होना चाहिए, तैयारी मजबूत होने चाहिए, हो जाता है बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है, हमारा जो तैयारी है बिल्कुल मजबूत तैयारी होना चाहिए। जी, लेकिन हम इसी सवाल को फिर से दोहरा रहे हैं। तैयारी होना चाहिए, तैयारी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रेटजी मजबूत होनी चाहिए, जवानों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये सभी बातें हम पिछले 15 सालों से दोहरा रहे हैं। अब तक हुआ क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से एक स्वीकार करता हूँ कि इतने सारे हमले के बाद झीरम घाटी हमले में 25 कांग्रेस के नेता शहीद हो गए। इसके बावजूद भी जिस प्रकार की तैयारी होना चाहिए वो, इसलिए मैंने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यदि आंध्र में क्या हुआ, उन्होंने ग्रे हाउंड बनाया और नक्सली को भगाया। यहाँ ऐसा हुआ है क्या? तो भगा, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में यदि मजबूती आएगी तो निश्चित रूप से इस समस्या को हम हल करने में सक्षम होंगे। निर्मला बुद्ध जी, क्या इसके पर्दे के पीछे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकती हैं, थोड़ी सी रोशनी डाल सकती हैं? क्योंकि ये तो हम भी समझ रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं आ पाई? देखिए ऐसा है जी, देखिए मैं बताऊं आपको कि मैंने अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में गृह विभाग का भी काम देखा है और हमने वहां पे नक्सलाइट्स को हैंडल किया है। और अभी जब मैंने कलेक्टर को छुड़वाया था तो मैंने, जब ये बात होती है कि वो गरीबों की तरफ से काम करे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपने कलेक्टर को जो बंद किया, उसका जो बॉडीगार्ड और दूसरा था उसको आपने मारा, वो भी तो गरीब था, वो कौन सा अमीर था? तो उनके एक सज्जन बोले कि पुलिस वाले तो मरने के लिए आते हैं। हमने कहा जी हाँ, ये नई थ्योरी है आपकी कि पुलिस वाले देश की सेवा करते हैं, आर्मी वाले भी देश की सेवा करते हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है इसमें देखिए क्या है कि स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होना चाहिए, आपके पास जानकारी होना चाहिए। और नक्सलाइट्स कई बार गलत जानकारी भेज के लोगों को ट्रैप करते हैं, पुलिस वालों को, उससे बचना चाहिए। उसके बारे में ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन से उनको फॉलो करना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि कम आदमी भेजे ज्यादा भेजे, सवाल ये होना चाहिए कि आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना के जाते ताकि आप ओवर पावर नहीं हो, आपके पास फायर पावर पूरी हो और आपके पास तरीका होना चाहिए कि आप उनको सेव कर बजाइए कि आप ट्रैप हो जाएं। और कई बार वो सुकमा में यही हो रहा है कि वो उन ऐसी जगह ले लेते हैं जहां से कि वो जवानों को अटैक करके वो जीत के भाग जाते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए। अब तक तो काफी अनुभव हो चुका है, तो इसमें सरकार को कोई कमी नहीं करना चाहिए। सरकार कर सकती है बशर्ते कि तय कर ले कि हमको ये लड़ाई जीतनी है, और लड़ाई जीतना चाहिए ट्राइबल्स के इंटरेस्ट में। वहाँ के ट्राइबल्स की स्थिति इससे बहुत खराब होती है, उनके पास कोई प्रशासन नहीं है, उनके पास कोई विकास नहीं है, कैसे होगा? वहाँ तो लड़ाई होती रहती है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ स्थानीय जनता को हमेशा परेशानी होती है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, यकीनी तौर पर इस तरीके के संघर्ष से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन पिछले 20 सालों से हम निकल नहीं पाए। आगे कितने और साल लग जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। चौधरी साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं, जब नेताओं से पूछिए तो वो कहते हैं कि अधिकारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अधिकारियों से पूछिए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर में बहुत कमी है। ये बीच में कहां खिचड़ी पकती है? आम जनता को तो हिसाब चाहिए सर कि किस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, जवानों की मौत ना हो, आदिवासियों को उनका हक मिले, ये बहुत मौजूद सवाल है। देखिए, एक सॉल्यूशन मुझे दिखता है। गवर्नर, देखिए 5th शेड्यूल एरिया है, वह 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर सर्वोपरि होता है। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है गवर्नर को। उनके अंडर में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, वह उस एरिया के प्लानिंग बनाने में मदद करती है। अगर यह ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ईमानदारी से गठित किया जाए और गवर्नर अपने अधिकार का ईमानदारी से पालन करे तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो तृणमूल स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको हम रेखांकित कर सकते हैं। और पहले आपको अगर इस समस्या को डील करना है तो आपको इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम को पहले डील करना पड़ेगा, बाद में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को डील करें। हमें लगता है कि हम ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर स्पेस दे रहे हैं एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक प्रश्न उठता है और उसके लिए पूर्ण तौर पर स्टेट जिम्मेदार है। वह प्रश्न यह है कि इतने इन्वेस्टमेंट के बाद मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्राइबल एरियाज में है वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ निम्न स्तर का क्यों है? जब तक हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आदिवासी को नक्सलाइट और उसके प्रतिनिधि वर्ग
बरगलाते रहेंगे और उनको सब्ज बाग दिखाएंगे कि हम तुम्हारी समस्या का निराकरण करेंगे, परंतु नक्सलाइटों के उत्पत्ति से लेकर के अभी तक अगर अध्ययन करें तो चाल चरित्र चेहरा पूर्ण रूप से बदल गया है। वहां कारपोरेट हाउस के एजेंट जाते हैं, उसको नहीं किडनैप करते हैं, मतलब वह तो कई प्रकार की चीजें हो गई है। इसलिए समग्रता में समझने और रणनीति बनाने की जरूरत है अगर इसे डील करना है। वरना आज घटना घटी है, आज हम डिबेट कर रहे हैं, गृह मंत्री और दुनिया भर के मंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति इसको डिस्कस नहीं करेगा। चौधरी साहब, अगर हम आपकी सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी पर जाने की कोशिश करें तो बड़ा सवाल तो यही है कि आज हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, एक कंपनी की 18 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग लगा दी, सड़क वहां पर बनाने नहीं दी जाती। तो सबसे पहले क्या सोशियो इकोनॉमिक से पहले जरूरी इस बात की है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए ताकि कुछ विकास नजर आए, और इसके बाद जाकर हम इस थ्योरी पर काम करें? देखिए, मैंने आपको कहा ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो उस एरिया के लोग हैं उनकी कमेटी बनाइए और जनता के साथ लगातार संवाद होना चाहिए। जनता जो लेजिटिमेसी दे रही है, उस एरिया की जनता जो नक्सलाइटों को लेजिटिमेसी दे रही है, उनके सपोर्ट बेस का काम कर रही है, उनके इन्फॉर्मर का काम कर रही है, वहां आपको आक्रमण करना पड़ेगा और आपको कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं या तुमको धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकते हैं, मैं जीवन स्तर में सुधार कर सकता हूं, स्टेट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो वहां से लेजिटिमेसी जहां से मिलती है उसको अगर नहीं तोड़ेंगे तो इस प्रकार की चीजें होती रहेगी, ट्रक फूके जाते रहेंगे और जवानों को शहीद होना पड़ेगा और हम इसके ऊपर सिर्फ चर्चा करते रह जाएंगे। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले काफी वक्त से करते रहे हैं। रे साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं। हम पिछले 15 सालों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, काम नहीं हुआ, ये सीधा चौधरी साहब आरोप लगा रहे हैं। जी नहीं, देखिए, काम तो हुआ है, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए, जिस ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आती है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और एक चीज जो मैं आपको बार बार ध्यान दिलाना चाहूंगा, उस क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ हमारे जिस प्रकार के खुफिया तंत्र को सक्रिय होना चाहिए, हमारे जो खुफिया तंत्र जो है ये बहुत ही कमजोर है जी। नक्सलाइट्स का खुफिया तंत्र हमारे खुफिया तंत्र से काफी अधिक मजबूत है, इसीलिए हम वो जो कुछ करते हैं उसके बारे में सरकार को कोई पता ही नहीं चलता। हत्याएं हो जाती है, गाड़ियों को नुकसान किया जाता है, ऑफिसर को किडनैप किया जाता है और कई घंटों के बाद ही सरकार को पता चलता है। तो खुफिया तंत्र को मजबूत करना भी एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। यदि खुफिया तंत्र मजबूत होगा तो हमारी एक ठोस रणनीति बन पाएगी, लेकिन ये मैं खेद के साथ कहूंगा कि हमारा खुफिया तंत्र उस क्षेत्र में बहुत ही कमजोर है, बहुत ही लाचार है। तो रे साहब, क्या आप इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत लचर है और इसी वजह से न तो विकास हो रहा है और न वहां पर जवानों की सुरक्षा है? मैं मानता हूं कि सिस्टम में काफी सुधार की आवश्यकता है, सिस्टम में है, और इस सुधार को ईमानदारी के साथ प्रयास होना चाहिए, न कि केवल दिखावा के लिए। केवल हत्या के बाद हम श्रद्धांजलि दे देते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में मेरा अनुभव रहा है कि सरकार श्रद्धांजलि देने में प्रथम पंक्ति पर खड़ा है जी, परंतु जिस साहस के साथ, जिस शक्ति के साथ ये नक्सल हिंसा पर दमन करना चाहिए, दबाना चाहिए, उसको ध्वस्त करना चाहिए, उसमें कमी है। और सही ठोस काम दिखना चाहिए, जो कि अभी तक कुछ दिखने में नहीं आता है। मैं निर्मला बुद्ध जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि रे साहब मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में तकनीकी दिक्कत है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी पूछ रहे हैं कि पिछले 15 साल से बजट आ रहा है नक्सलियों से निपटने के नाम पर, उस इलाके में विकास के नाम पर, जवानों को मजबूत करने के नाम पर, लेकिन वो 15 सालों का पैसा बह कहां गया, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, 15 साल क्या, पैसा तो और पहले से वहाँ पे खर्चा होने को जाता है। बिल्कुल। मैंने इस क्षेत्र को
विकास आयुक्त के तौर पर देखा है, जहाँ समस्या जब तक नहीं शुरू हुई थी। इतना मुझे लगता है ना, देखा था कि ट्राइबल एरियाज में देखें, जो विकास की बात है, गरीबी की बात है, मैं देखती थी कि झबुआ में साधन नहीं थे, प्राकृतिक साधन, और बस्तर में साधन थे। बस्तर के लोग खुश मिजाज होते थे, खुशी दिखते थे। और आज ये हालत है कि बस्तर के लोगों की जो कि नक्सलाइट प्रॉब्लम के कारण हो रही है। अब एक सवाल पूछिए ना कि ये सब बात सारी हो रही है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ जितने नक्सलाइट वो लीडरशिप है, वो ज्यादातर आंध्र प्रदेश से है जी। तो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है क्या? तो क्योंकि वहाँ सरकार मजबूती से काम कर रही है, तो वो यहाँ पर लीडरशिप करते हैं। तो यहाँ के लोगों को तो लीडरशिप नहीं देते बहुत ज्यादा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है क्योंकि मैं वहाँ प्रशासन में नहीं हूँ, लेकिन सही बात यह है कि ये इस प्रकार का जो युद्ध काली स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हुई है, उसमें सरकार ने मजबूती से वहाँ पर व्यवस्था को कायम करना चाहिए, ताकि वहाँ विकास का वाला आदमी भी वहाँ पे काम करे, वहाँ पे वर्कर हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर हो, जनता की बात सुने, उनकी ग्रीवेंस है। वहाँ की आम जनता की ट्रैवल्स की जरूरतें बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी चीजें होती हैं, बिल्कुल, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हम उनके बीच में से जाए, आज मैंने समझती कि प्रशासन के बीच में बहुत ज्यादा। हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है निर्मला जी, और एक बहुत आसान सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे राजनेता हैं, उनसे हम जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारे मातहत अधिकारियों की गलती है, वो काम नहीं करते, उनकी स्ट्रेटेजी ठीक ढंग से नहीं होती। आप लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। जिम्मेदारी लेगा कौन? चलते चलते ये भी बता दीजिए हमें। नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। जिम्मेदारी सबकी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की भी है। वो मिलकर ही काम होगा। केवल हम ये कहें कि प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं, गलत बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी सवाल को हम रे साहब आपके पास लेकर आ रहे हैं। जिम्मेदारी लेगा कौन आखिर? किसकी जिम्मेदारी है? पड़ेगा कि आप एक्शन लो। जी, इसके लिए राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी दोनों जिम्मेदार है। दोनों मिल करके काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे, समर्पित। तो क्या हम आखिर में ये मान लें कि जो ढेर सारा बजट आया वो नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बंट गया? नहीं, वो नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बटा तो नहीं है, परंतु उसको क्रियान्वयन करने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारी लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल, तो इस सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि जो पैसा आया वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया, लेकिन पैसा आया है, ये तय है, और वहां विकास भी नहीं हुआ, ये भी तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। चौधरी साहब आपका बहुत धन्यवाद, रे साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और निर्मला बुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे कमेंट्स और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने तजुर्बे में से हमारे साथ जोड़ने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम को रिच बनाने के लिए। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।